नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम की टोटल कैपेसिटी 35,000 लोगों की है। अगर टोटल कैपेसिटी 35,000 लोगों की है तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50,000 लोगों को यह क्रिकेट स्टेडियम संभाल सकता है। मगर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के जीत के जश्न में शामिल होने के लिए 5 मई को शाम 4 बजे के आसपास इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई कि चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह से भर गया और उसके बाद भी गेट पर तकरीबन 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ मौजूद थी, जो किसी भी तरह से क्रिकेट स्टेडियम में घुसना चाहती थी। जब इस भीड़ ने घुसने की कोशिश की तो भगदड़ का बवंडर खड़ा होना स्वाभाविक था और इसी बवंडर में तकरीबन 11 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें सब 40 साल से कम उम्र के बताए जा रहे हैं और 47 लोग घायल हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो में इसी विषय पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे देश में क्रिकेट केवल खेल नहीं है। जिसको भी लगता है कि हमारे देश में क्रिकेट केवल खेल है, वह क्रिकेट में लगने वाले अथाह पैसे को हटाकर एक बार क्रिकेट के बारे में सोचे। अथाह पैसे से होने वाले प्रचार प्रसार की अनगिनत लहर के बिना क्रिकेट के बारे में सोचे। ऐसा सोचते हुए शायद आप समझ पाएंगे कि हमारे देश में जिस तरह से क्रिकेट के अलावा सभी खेलों का हाल बेहाल है, सब बदहाली में है, वही हाल क्रिकेट का भी होता अगर यहाँ हजारों करोड़ रुपए खर्च नहीं किए जाते। क्रिकेट केवल खेल नहीं है बल्कि बहुत बड़ा कारोबार है। साल 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग की कुल ब्रांड वैल्यू तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास आकी गई है। यानी एक ऐसा उपक्रम जिसमें सभी टीमों के सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को मिला दिया जाए तो मुश्किल से 5,000 लोग भी नहीं काम करते हैं। उसकी प्रतिष्ठा, लोकप्रियता और वित्तीय प्रभाव इतना बड़ा है कि उसकी ब्रांड वैल्यू तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास बनती है। इतने बड़े कारोबार को पैसे के मशीन के तौर पर बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि दर्शकों में क्रिकेट के खेल के लिए पागलपन की हद तक दीवानगी पैदा की जाए और यह काम भयानक पैसे के दम पर 24 घंटा लगातार प्रचार प्रसार के जरिए लगातार किया जाता है। सोशल मीडिया के ज़माने में तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ऐसे अनंत कंटेंट मौजूद हैं जिनका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों के मन में क्रिकेट के लिए इतनी दिलचस्पी भर दें कि वह क्रिकेट के ग्राहक बनते हुए यह सोचे कि वह किसी महान और अद्भुत काम का हिस्सा है। वह रोमांचित हो उठे, उनको यह बता दिया जाए कि यही मीनिंगफुल काम है। मतलब एक बार आप सोच कर देखिए और खुद ईमान। साल 2025 के आईपीएल फाइनल की डिजिटल व्यू 50 करोड़ से ज़्यादा आंकी गई है। मतलब भारत की तकरीबन आधी आबादी सिर्फ एक मैच को देख रही थी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अब तक के 18 साल के आईपीएल के सफ़र में पहली बार साल 2025 में आकर के ट्रॉफी जीती थी। जीत का जश्न 3 जून की रात में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ज़बरदस्त तरीके से मनाया गया। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक 3 जून की रात से ही बेंगलुरु की सड़कों पर जश्न मनाया जाने लगा। जश्न का खुमार बढ़ता चला गया तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला किया कि बेंगलुरु में जाकर के जश्न मनाएंगे। किसी कारोबारी टीम के मैनेजमेंट का जीत के जश्न में होश गंवा देना बिल्कुल समझ में आता है, मगर सबसे अचरज भरी बात है और सबसे गजब की बात है और सबसे अफसोसजनक बात यह है कि कर्नाटक की सरकार भी इस पागलपन में शामिल हो गई। कर्नाटक की विधानसभा बेंगलुरु में है। विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। फैसला यह लिया गया कि 4 जून को कर्नाटक की विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक 1 किलोमीटर रास्ते में खुले बस में विक्ट्री मार्च निकाला जाएगा। बेंगलुरु की पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक समस्याओं को देखते हुए विक्ट्री मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी। बिल्कुल ठीक किया। इसीलिए कर्नाटक की विधानसभा की सीढ़ियों पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उसके बाद जब विक्ट्री मार्च नहीं निकली
बल्कि खिलाड़ी क्लोज्ड बस में, बंद बस में चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंच गए। इसीलिए जो लोग रास्ते में खिलाड़ियों को देखने के इंतजार में घंटों से खड़े थे और जिनकी संख्या धीरे धीरे हजार से होते हुए लाखों में पहुंच गई थी, अचानक से उन्हें यह बात समझ में आई कि वह अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक भी नहीं हासिल कर पाएंगे। इसीलिए सब चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ चल पड़े। यह सब पहले से ही भरे हुए चिन्नास्वामी स्टेडियम में घुसने की कोशिश में लग गए। जैसे ही चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट को खोला गया तो भीड़ के बवंडर ने घुसने की कोशिश की। ऐसा माहौल बना दिया गया जिसमें भगदड़ होना स्वाभाविक था। भगदड़ हुआ और कई लोगों की मौत हो गई। द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक पुलिस का अनुमान है कि 5 मई के शाम को स्टेडियम के आसपास के इलाके में 2 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद थे। इतनी बड़ी भीड़ के कारण मोबाइल टावरों में खराबी आ गई थी, वह सब जाम हो गए थे। किसी के फ़ोन में मजबूत सिग्नल नहीं आ रहा था, जिससे स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। जब बाहर यह त्रासदी हो रही थी तो स्टेडियम के अंदर का माहौल इसके ठीक उलट था। प्रशंसक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देख करके खुशी से झूम रहे थे। यह तो घटना का विवरण हो गया। अब यह सवाल बनता है कि आखिरकार इस त्रासदी के लिए, इस ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार कौन है? 40 साल से कम उम्र के लोगों के लिए, जिसमें 13, 17, 20, 21 साल के लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? कोई कह सकता है कि मरने वाले खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि क्रिकेट के खेल का लुत्फ उठाना अलग बात है और क्रिकेट के पागलपन में शामिल होना अलग बात। जो पागलपन में शामिल होगा वह भीड़ का हिस्सा बनेगा और जो भीड़ का हिस्सा बनेगा वह भगदड़ में मरने के लिए तैयार भी होगा। इसीलिए इंसान अगर अपने आलोचनात्मक विवेक का इस्तेमाल कर जीवन जिए तो ही इस तरह के भयानक परिस्थितियों से वह खुद को बचा सकता है। यह बात भी सही है, मगर यह आदर्श की स्थिति है। यहां तक पहुंचने में अभी हम सबको करोड़ों साल लग सकते हैं। उससे पहले क्या हो? उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक रहे, इसलिए राज्य और सरकार जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं, संगठन बनाए गए हैं। आईपीएल का इंतजाम और संचालन बीसीसीआई करती है। बीसीसीआई का कहना है कि जब आईपीएल का अंतिम मैच खत्म हो गया उसके बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। एक लिहाज से कहें तो बीसीसीआई की बात भी ठीक लगती है। नागरिकों को भीड़ और भगदड़ से बचाने की अंतिम जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। इसी काम के लिए हम सरकार को चुनते हैं और इसी काम के लिए हमारे टैक्स के पैसे पर नागरिकों से टैक्स वसूल कर शासन प्रशासन को दिया जाता है, उन पर खर्च किया जाता है। यानी यहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी कर्नाटक की सरकार की है, उसके प्रशासन की है। कर्नाटक की सरकार को भीड़ को देखते हुए भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था। कर्नाटक की सरकार को भीड़ की संभावना का अंदाजा होते हुए भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था। धार्मिक आयोजनों से लेकर के खेल के आयोजन, संगीत के आयोजन, जहां कहीं भी भीड़ होती है वहां भगदड़ की संभावना होती है। यह बुनियादी बात है जिसे सबसे अच्छे तरीके से कोई समझता है तो वह शासन प्रशासन मतलब गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की इकाई है। सवाल यह उठता है कि 3 जून की रात और 4 जून की शाम के बीच महज 1 दिन का समय है और यह बात जगजाहिर है कि क्रिकेट के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर पागलपन की हद तक दीवानगी बनाई गई है तो लाखों लोग आ सकते हैं। ऐसे में भीड़ को प्रबंधित करने की कर्नाटक सरकार के पास क्या योजना थी? क्या इस तरह के किसी भी विषय पर गंभीर तौर से चिंतन मंथन किया गया था? अगर चिंतन मंथन किया गया था तो कहां पर कमी हुई कि भगदड़ हुई और लोगों की मौत हो गई? यहां पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो यह है कि कर्नाटक की सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार खुद प्रचार प्रसार की ऐसी अश्लीलता में शामिल हैं जिसका जन कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। आप तस्वीरें देख लीजिए,
उन्होंने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की आईपीएल की जीत को कर्नाटक का गौरव बता दिया और खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए विधानसभा में बुला लिया। पत्रकार सुगाता श्रीनिवासन राजू एक्स पर लिखते हैं कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु एक प्राइवेट क्लब है, खिलाड़ियों की नीलामी होती है, वे कर्नाटक या राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं, उन्होंने विश्व कप या रणजी ट्रॉफी नहीं जीती है। आरसीबी टीम में एक भी कन्नड़ सरनेम नहीं है, फिर कन्नड़ गौरव का दावा कैसे? फिर भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। यह पत्रकार की बात है। अब ये सब मिलकर के मृतकों की गिनती कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कर्नाटक सरकार को संविधान के हिसाब से इस बात की समझ होती कि जन कल्याण क्या होता है, तो वह कतई इस तरह की अश्लीलता में शामिल नहीं होती। साथ में बिना क्राउड मैनेजमेंट का पुख्ता इंतजाम किए बेंगलुरु में जीत के केवल एक दिन बाद का रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को जीत का जश्न बनाने की इजाजत नहीं मिलती। साथ में बिना क्राउड मैनेजमेंट का पुख्ता इंतजाम किए बेंगलुरु में जीत के केवल एक दिन बाद आरसीबी को जीत का जश्न मनाने की इजाजत नहीं मिलती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि नेताओं को भीड़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हर भीड़ उन्हें अपना वोट बैंक नजर आती है। यह लालच इतनी गहरी है कि वह भीड़ के खिलाफ जाकर सोचना, समझना, बोलना कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो भीड़ के खिलाफ बोलते तो क्रिकेट को लेकर के जो पागलपन मचा हुआ इस देश में, उस पर किसी न किसी नेता का बयान आता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तो गजब का बयान दिया है। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हुई हैं, मैं इन्हें तुलना करके और यह कह करके यहां वहां हुआ है, यह बचाव नहीं करने वाला। कुंभ मेले में 50 से 60 लोग मरे, मैंने आलोचना नहीं की। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि तब मैंने आलोचना नहीं की। अगर कांग्रेस आलोचना करती है तो अलग बात है। क्या मैंने या कर्नाटक सरकार ने आलोचना की थी जब महाकुंभ में लोग मरे थे? तो अब बताइए इस बयान को कैसे देखा जाए? यहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात का यह मतलब साफ तौर पर निकल सकता है कि भीड़ में भगदड़ की वजह से मौत होती रहती है, मैं इसका बचाव नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि कोई मेरी आलोचना करे। कुंभ मेले में 50 से 60 लोग मर गए थे, कांग्रेस ने इसकी आलोचना की थी, लेकिन कांग्रेस के जो ये मुख्यमंत्री साहब हैं उनका कहना है कि मैंने इसकी आलोचना नहीं की थी। राहुल गांधी संविधान की किताब हाथ में लेकर चलते रहते हैं। उन्हें कर्नाटक के कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से यह सवाल पूछना चाहिए कि वह विधानसभा की सीढ़ियों पर आईपीएल खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम करते हुए किस तरह का जन कल्याण कर रहे थे। भीड़ प्रबंधन के बिना अगर भीड़ में भगदड़ से मौत हो जाती है तो कैसे शासन और प्रशासन इसकी दोषी नहीं है? जिम्मेदार तब कौन है? शुक्रिया।